हेलो बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप सभी का पेपर कैसा गया और बायोलॉजी प्लेटफॉर्म की वीडियो देख के आपको कितनी हेल्प मिली है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बेटा आप जरूर मुझे बताएं। और चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोज के लिए जो है आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज आपका साइंस का पेपर था, तो उसी साइंस के पेपर को जो हरियाणा बोर्ड का था हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेट सी आपके सामने रहेगा और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। सेट सी जो है बेटा वो मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, तो आप मैच करें अपने आंसर और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो ना बेटा कि ये क्वेश्चन ठीक रहा मैम, हमारा वीडियो हेल्प कर रही है। ये कमेंट ही तो करना है, एक वो फीडबैक है कि भाई मेरे बच्चे जो हैं वीडियोस देख रहे हैं और बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल को पसंद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहेगा। सेक्शन ए है आपका, फिजिक्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर बहुत बढ़िया था और ये भी कहना चाहूंगी कि जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वीडियोस में या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे, वहां से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। या प्रीवियस ईयर के जो पेपर डिस्कस हुए हैं बेटा, उनमें से आपके काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो, इन सब बातों के लिए एक सब्सक्राइब आप जरूर कर दिया करो और दूसरों से भी करवाया करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। कलर ऑफ द सन एट सनस्क्रीन एट सनराइज इज रेड ड्यू टू। दोबारा से पढ़ रही हूँ, कलर ऑफ द सन एट सनराइज इज रेड ड्यू टू। एक बात ध्यान दे, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ लेकिन इंग्लिश और हिंदी का सारा आपका सेम ही जा रहा है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए है और ए में है बेटा आपका स्कैटरिंग। क्या रहेगा? स्कैटरिंग। तो आप मैच करते जाएं और मुझे बताते जाएं। तो ये परकिरणन जो आपका हिंदी में आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ग्रीन हाउस गैस। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए ऑप्शन है अगेन यहाँ पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखो हिंदी में भी आपको समझ में आ रहा है क्योंकि पैरेलल आपका चलता रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो बहुत अच्छे से मैंने आपको ओम्स लॉ बताया था, टॉपिक में भी बताया था कि ओम्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, बल्कि लेबल करके भी मैंने दिखाया था कि इस तरीके का यहाँ का सिंबल है। तो आंसर रहेगा सी, दैट इज ओम। और ये मैंने दिखाया था कि ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट रहेगा, द मीनिंग ऑफ सेकेंड आर इन 5 आर। 5 आर है आपके सामने, उनमें सेकेंड जो आर है उसका मीनिंग पूछा है, वो है ए ऑप्शन और आंसर रहेगा रिड्यूस। आंसर क्या रहेगा बेटा? रिड्यूस। तो देखो अगर आप आंसर को मैच करें, देखें अगर आपने आंसर अपने ऐसे किए हैं तो बल्ले बल्ले होगी आप लोगों की, मार्क्स बढ़िया आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपके सामने, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। देखो अब डिसएडवांटेजेस पूछा है तो कई बार फ्लो में आप क्या कर जाते हैं, एडवांटेजेस समझ लेते हैं। तो अब आप देखें, फॉसिल फ्यूल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, फॉसिल फ्यूल आपका जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, तो यहाँ पे इनके डिसएडवांटेजेस पूछे हैं। सिंपल सी बात है, जब आप एक्सेस में डीजल है या पेट्रोल है, ऐसी चीजों को फ्यूल को यूज करते हो तो सिंपल सा क्या करने वाला है, वो एयर पॉल्यूशन करेगा। ठीक है, उससे सॉइल पॉल्यूशन होने के भी चांसेस है, या वाटर पॉल्यूशन हो जाए, कहीं ऑयल की लीकेज हो जाए तो उससे जो एक्वेटिक प्लांट है सफोकेशन होगा और दे विल बिकम डाई, तो वो डाई हो जाएंगे। पॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप कहें कि ये नॉन रिन्यूएबल है तो आसानी से इनकी जो रिकवरी है वो पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। दे टेक लॉन्ग टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन, तो इसके लिए आपको लंबे टाइम तक वेट करना पड़े, क्या पता हजारों साल लग जाए, तब तक तो हम ही नहीं रहने वाले हैं, तो वेट कौन करेगा। तो ये सब आपको आंसर में आपको लिखना था, तो ऐसा लिखा है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा बेटा। इजी है, देखो कितना इजी सा न्यूमेरिकल दे रखा है। क्या है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो पावर क्या रहेगी? पावर के लिए आप क्या फार्मूला लगाएं? P इज इक्वल टू VI। ठीक है, अब आपको V कितना दिया है? 220, I कितना है? 0.5। तो इसको पहले तो देखो सिंपल सा भी अगर आप सॉल्व करिए, पॉइंट कट किया और आंसर क्या आ गया? 110 वॉट। तो ये आपका आंसर था। तो बेटा मैंने बताया था, अगर आपको बाई चांस फार्मूला नहीं आता तो आप वैल्यूज भी लिख के आएंगे ना, डेफिनेटली जो है मार्क्स आपको मिल गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इजी क्वेश्चन है। देखो डायरेक्ट ये आपके एक्सरसाइज और टेक्सचुअल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? एस्ट्रोनॉट को जो है मतलब अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष सारा काला क्यों दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? देखो मतलब देयर इज नो एयर मीडियम इन द स्पेस, as a result there is no scattering of light, that's why
द स्काई अपीयर ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉट। तो ये सब आपको आंसर लिखना था। 239 का आंसर बनता है ये। क्वेश्चन नंबर 8, मैंने बताया था 8 क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर, देखो मैंने पहली वाली जो वीडियो थी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। ओके, उसमें मैंने मोटर जनरेटर दोनों बताया और आपने देखा दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको पता है क्या है कि बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल आपके लिए पहले ही प्रिडिक्शन करके रखता है। तो वो प्रिडिक्शन मतलब प्रिडिक्शन का मतलब क्या है, भविष्यवाणी कर दी आपके क्वेश्चन की। तो आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन डिस्कस किए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल आपका करवाता है बेटा, तो उस पर आप ध्यान दिया करो। अब इलेक्ट्रिक मोटर पूछा है, डायग्राम पूछा है, प्रिंसिपल, तो ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे वहां पे भी मैंने डायग्राम बता के सारा डिस्कस किया था। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले तो ये ध्यान रहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी में जो है ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप सारा यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे कैसे आर्मेचर है, बैटरी है, ब्रशेज है, कॉइल है, मैग्नेट है, ये सारा जो है आप आंसर में पॉइंट वाइज बताकर आए होंगे। आर्मेचर, ब्रशेज के बारे में, ठीक है, और क्या था आपका, मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पे कॉइल है आपका रेक्टेंगुलर ABCD। तो ये सब बेटा आपको वहां पे बताकर आना था। स्प्लिट रिंग्स है, तो ये सब अगर आप बताते हैं, डायग्राम, प्रिंसिपल और उसका जो वर्किंग है मतलब कंस्ट्रक्शन है, सब आपको बढ़िया तरीके से वहां पे एक्सप्लेन कर आना था। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ए पार्ट, क्या पूछा है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब आपसे पूछा जा रहा है, तो ये मैं आपको इरेज कर रही हूँ सबसे पहले। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, और अगर आए तो प्लीज आप बताना जरूर मुझे। तो देखो अभी ये क्या पूछा है, आपको दिखाना था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड है। तो अगर डायग्राम भी बना के आए ना बेटा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट हो गया, ये आपका एंगल आई, एंगल आर। तो हम क्या देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहां तक आपके क्वेश्चन सारे ठीक होने चाहिए, एक स्क्रीनशॉट लें आप। नेक्स्ट जो 9th का बी पार्ट है बेटा, क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, ड्रॉ द रे डायग्राम, डिपिक्ट इट्स पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। देखो मैंने आपको वीडियो में बताया था, क्या क्या बताया था, बताया करो, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, छह छह केसेस हैं। एक कनकेव मिरर में से आ गया और एक कनकेव कन्वेक्स लेंस में से आ गया। ये किसका है आपका, ये तो है कनकेव मिरर। तो देखो बेटा आपका अगर यहाँ पे एक केस यहाँ पर आ गया और दूसरा केस आपका कन्वेक्स लेंस में आ गया, तो क्वेश्चन आए या नहीं आए, बोलो आए या नहीं आए ना, बताओ मुझे। आया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से देखनी थी वीडियो। तो देखो अभी क्या बोला इन्होंने, बियॉन्ड सी आपका जो है, देखो एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है ना, एफ और सी के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, ए और बी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ फोकस है, तो यहाँ पे जब ऐसा किया गया है तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। और आप देखें साइज बड़ा है, एनलार्ज है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो ये सब आपको बताना था यहाँ पे, और डायग्राम आपको ये वाला ड्रॉ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है आपके सामने, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2D, D मीन्स डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। इन्होंने खुद नहीं बता दिया, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। फॉर्मूला लगाओ, P इज इक्वल टू 1/f। तो कितना दिया है, ये दिया है आपको, इसका मतलब ये कितना हो गया, -0.5 मीटर। ये आ गया ना पहले तो आपका, ठीक है, ये फोकल लेंथ दिया था। तो आपको एक तो क्या हो गया, यहाँ पे कितना आ गया इसकी फोकल लेंथ, जब आप निकालेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस, माइनस किसके लिए आता है, कनकेव के लिए आता है। ठीक है, तो ये कनकेव लेंस का जो है आपका एग्जाम्पल रहेगा। तो आप P की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करते ही जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, मतलब F यहाँ पे लेके जाना है, P की वैल्यू को पुट करना है, -0.5 मीटर आपका
जो है फोकल लेंथ आ जाएगा -0.5 मीटर। ठीक है, स्क्रीन को जो है आप हाई पिक्चर क्वालिटी पे सेट करके देखें ताकि आपको पता चल जाए पोजीशन जो आप बना के आए हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, वो सब ठीक था या नहीं था। नेक्स्ट चॉइस में दे रखा है आपको राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ लिया। अभी पहले क्या पूछा था, रिफ्लेक्शन पूछा था, और अभी क्या पूछ लिया तुम लोगों से, रिफ्रैक्शन। तो कोई बात नहीं, उसको भी सॉल्व कर दो, उसमें क्या ही बड़ी बात है। तो देखो क्या करना था यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना था। अगेन यही वाली पिक्चर आपको बनानी थी यहाँ, ठीक है, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्शन आ गया बेटा, बस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू। वहां पे रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट है आपका, ये रिफ्रैक्शन है, तो ये मतलब एक क्या मीडियम के थ्रू बात की जा रही है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम भी अगर आप कहें तो भी आपका आंसर यहाँ पे ठीक रहेगा। सो साइन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। बस ये बताना था, जिसे आप स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब आपको टर्म्स लिख कर आनी थी। नेक्स्ट, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। आ गया ना, एक कन्वेक्स लेंस के थ्रू, पहले वाला कनकेव मिरर के थ्रू था। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, तो आप देखें 2f1 के पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा है AB, तो इमेज कहाँ बनी है इसकी, बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 के बीच में इमेज बनी है, डिमिनिश्ड है, साइज कंपेरेटिवली छोटा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड, ये आपको उसका नेचर बताना था। तो बेटा यहाँ तक फिजिक्स का सेक्शन जो है हमारा खत्म होता है, और एक क्वेश्चन और रह गया यहाँ पे आपका, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है, व्हाई डू वी प्रीफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। देखो कितना इजी क्वेश्चन, मतलब लेवल तो आप देखो ना कितना इजी लेवल, टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछा गया है, शायद 3rd नंबर पर हो ये क्वेश्चन आपका आपकी बुक में। ठीक है, तो अभी देखो आप जब ऐसा है तो अब यहाँ पे आपको क्या बताना था, यहाँ पे बेटा आपको बताना था कि जो आपका क्या कन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर कहा जाता है। तो आ जाओ अपने व्हीकल पे आओ जल्दी से, ठीक है ना, रियर व्यू मिरर कहा जा रहा है। रियर व्यू में आप देखो जो हमारे व्हीकल हैं उनके साइड में, साइड रियर मतलब साइड व्यू आप देखते हैं, तो वहां पे क्या देख रहे हैं, जो मिरर उसमें लगा हुआ है वो कन्वेक्स मिरर है। वो एक तो क्या कर रहा है, लार्ज एरिया जो है फोकस कर रहा है, मतलब आपका कवर करेगा, है ना, इट कवर्स लार्जर एरिया। उससे क्या होगा, इमेज को छोटी भी दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है, जो इरेक्ट है वो दिखा रहा है। उसके बाद एरिया ज्यादा कवर कर लिया, तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब एक ही टाइम में हो सकता है आपको 2 किलोमीटर जितना डिस्टेंस नजर आ जाए। तो ये सब आपको इसमें ऑप्शन लिखने थे। तो यहाँ तक हमारा फिजिक्स सेक्शन खत्म होता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्शन बी, दैट इज द केमिस्ट्री पार्ट। अब आपका सबसे फेवरेट पार्ट, ठीक है, केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। बड़ी इजी केमिस्ट्री थी भाई, ठीक। देखो कैसे थी, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे, इन राइस पोटैटोज एंड ब्रेड व्हाट इज मेनली फाउंड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। विटामिन जो है आपका यहाँ पर मिलेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका है बी पार्ट, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर जाएंगे, which salt is used in removal of permanent hardness of the water, answer will be B part, that is sodium carbonate, again sodium carbonate। तो B part रहेगा आपका यहाँ पर भी। देखो मौसम कितना बढ़िया है, और इतने बढ़िया मौसम में अगर आपका पेपर और भी बढ़िया हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आप देख लेना एक बार ऑप्शन आपके क्या गए हैं, यहाँ पे मेरे को पेपर में थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं आप ये देख लेना बेटा एक बार। आई थिंक ये मुझे 10 लग रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 था। नाउ 12th क्वेश्चन, समूह 17 मतलब ग्रुप 17 के बारे में पूछा गया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन एन आउटरमोस्ट शेल ऑफ ग्रुप 17 अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पता चल रहा है आपको 17 दिया गया है 287, तो आंसर क्या आ गया आपका 7। 7 क्या है आपका, मतलब बी जो है वो 7 आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर जाएंगे, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग।
तो हीटिंग के बाद इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है? तो कितना इजी है, फेरस सल्फेट, देखो FeSO4 7H2O, ये है आपका फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? लाइट ग्रीन कलर का ये आपको नजर आ रहा है। अब इन्होंने क्या पूछा है, अगर इसको हीट कर दें तो इसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो आपका मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल, ये आप 7 देख रहे हैं, 7 को यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर आप किसी चीज को हीट कर रहे हैं, उसमें से वाटर क्या हो गया? सारा इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने की वजह से अब ये कैसी कंडीशन आ गई? एनहाइड्रस कंडीशन आ गई है, एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस क्या? FeSO4। तो सिर्फ क्या रह गया? वो फेरस सल्फेट रह गया, वाटर था वो यहाँ से सारा खत्म हो गया। तो ये सब आपको आंसर और थोड़ी सी ये रिएक्शन आपको लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे। इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। फोर सॉल्यूशन ABCD when treated with a universal indicator showed pH as 8, 6, 13, 2 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly acidic और weakly alkaline? देखो, अगर आपको pH के बारे में यहाँ पे पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और क्वेश्चन बड़ा जर्नल था। तो आपको ये पता हो, देखो pH स्केल आपने पढ़ा हुआ है, तो पीएच स्केल में आपको क्या बताना था? पहले तो पीएच स्केल पे आपको लेबलिंग करनी आनी चाहिए। अगर लेबलिंग ठीक है तो आंसर वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो देखो, ये आपका एक पीएच स्केल है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा बेटा। ये 7 हो गया, ठीक है, ये आप 1 तक लेके गए, ये 14 तक। काउंट डाउन बिगिन, है ना? वो किस लिए? आपका पेपर भी तो एक ही रह गया होगा, तो काउंट डाउन वैसे ही बिगिन हो जाएगा। देखो भाई, ये आपका एक पी स्केल है। इन्होंने क्या क्या पूछा है? 8 पर, 6 पर, 13 पर और 2 पर पूछा है ना? जब आप इस साइड आते हैं तो ये क्या रहेगा? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां तक आपका वीक एसिड चलेगा। 7 पर आपका न्यूट्रल रहेगा, यहाँ पे वीक मतलब बेस रहेगा, एल्कलाइन कंडीशन जिसे हम कहेंगे एल्कलाइन मतलब बेस, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या रहेगा? आपका स्ट्रॉन्ग बेस। तो बताओ फटाफट मुझे, 2 पे क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। 2 पे क्या रहेगा आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ओके। 13 पे, 13 पे स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन हो गया। 13 पे क्या हो गया? स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन हो गया। नेक्स्ट पूछा है 6 पर, ये आपका 6, तो वीक एसिड में, वीक एसिड 6 पर रहेगा आपका। और पूछ लिया आपसे, नेक्स्ट क्या पूछा है? 8 पे पूछा है, ठीक है ना? तो 8 पे वीक एल्कलाइन या एक न्यूट्रल वाली कंडीशन रहेगी, तो एक वीक एल्कलाइन कंडीशन है आपकी 8 पर, ठीक है ना? ये सब आपको यहाँ पे बताना था, इस तरीके से अटेम्प्ट करना था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 है, बिलोंग टू ग्रुप 15 इन पीरियोडिक टेबल, गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। तो ये देखो, अब ये क्या कैसे करना है आपको? आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन का क्या दिया है? 7, इसका मतलब ये तो 2 5 पर ही अटक गया। सिलिकॉन क्या है? 14, 2 8 4 पे। इन्होंने क्या पूछा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा ज्यादा होगा? तो नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे दिया। अब which one is more electronegative? Nitrogen will be more electronegative. तो more electronegative आपका नाइट्रोजन रहेगा। Why? Because as we move down the group, the tendency to gain the electron decreases. इसका मतलब तो क्या है? जो ऊपर है ग्रुप में, उनकी टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, लेने की ज्यादा है, और ज्यादा लेना मीन्स नेगेटिव की तरफ जाना, ठीक है ना? तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव कौन हो गया? नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव हो गया। वाई का आंसर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज, डिस्क्राइब विद एग्जांपल। तो देखो, ये भी कितना इजी है आपका। रिएक्टिविटी सीरीज पूछा है। रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या देखते हैं? दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है इन ऑर्डर ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड
लो रिएक्टिविटी। तो आपको कैसे अरेंज करना है, जैसे सबसे पहले पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद आप आ रहे हैं जिंक पर। नेक्स्ट थोड़ा सा और फिर आप आगे मतलब जाते जाएंगे। जिंक के बाद आप आयरन है, ठीक है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो बीच में जैसे आप एक हाइड्रोजन का भी केस यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका हाईली रिएक्टिव हो गया। ओके, फिर यहाँ नीचे तक जब आप थोड़ा सा जाते हैं तो ये मॉडरेट रिएक्टिव में कहलाएगा, और लास्ट तक लीस्ट रिएक्टिव। तो ये सारा आप एक से एक्सप्लेन कर कर आपको आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम। अब आयरन की स्टीम के साथ, स्टीम का मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर ही है, बस वाटर को गैशियस फॉर्म में लिया गया है, ठीक है ना। वो क्यों लिया गया है, क्योंकि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव कैन इजीली रिएक्ट विद वाटर इन देयर गैशियस स्टेट। तो आपका क्या है, आयरन लिया आपने, ये लिया आपने वाटर, आपने बना दिया Fe3O4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कर दो सॉल्व। ये आपका 2H2 जो है गैस की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। हाँ जी, ओके है। 2 नहीं तो 4 लगा दो यहाँ पे, तो भी ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया सॉल्व, बस, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पे शो करी थी। कैल्शियम विद वाटर, कितनी इजी रिएक्शन, कैल्शियम विद वाटर। अब ऐसा पूछा है ना, 2 के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा सकते हो, यहाँ पे भी 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पे बन जाएगा, जिसे स्लेक्ड लाइम भी कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे आप स्लेक्ड लाइम भी कहेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट, CH3COOH, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन पूछी गई है आपसे, CH3COOH प्लस NaHCO3। तो क्या रिएक्शन इनकी जाएगी, तो ये क्या चला जाएगा आपका CH3COONA और H2CO3। तो ये क्या बन गया, सोडियम इथ्योनेट बन जाएगा, और कार्बोनिक एसिड जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और ज्यादा इंटेलिजेंसी झाड़नी हो ना तो फिर ये कराते, अगर आगे कार्बोनिक एसिड को भी आपको डिसोशिएट करना था तो ये भी करके आएंगे तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट है सोडियम और इथेनॉल पूछा है, ये ए पार्ट था। बी पार्ट में आपसे पूछा है C2H5 इथेनॉल का सोडियम के साथ, तो क्या बन गया C2H5ONa, और H2 गैस जो है वो यहाँ से रिलीज हो सकता है। सोडियम आपका इथ्योनेट जो है अगेन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा वहां पे। नेक्स्ट आपका रहने वाला है C2H5OH, सी पार्ट जो है इसका C2H5OH, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो इन्होंने क्या कहा है, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये बनाएगा आपका क्या, C2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और वाटर मॉलिक्यूल जो है ये एक रिलीज कर देगा, तो ये क्या बन गया, इथीन बन गया। तो देखो ये क्या कर रहा है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। आप देखना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर था वहां पे मैंने रिएक्शंस को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और ऐसे एग्जांपल आए भी थे। तो ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। बी में पूछा है मेक ए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बड़ा इजी सा है क्वेश्चन, बल्कि इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपका थोड़ा ना लेवल बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि अब कहाँ आने वाले हैं आप, +1 क्लास में, ठीक है। तो +1 क्लास के लिए बेटा आपका सेशन जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चा साइंस साइड में आता है, मेडिकल या नॉन मेडिकल वॉटएवर, तो बायोलॉजी जो है आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से फुल डिस्कशन रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि आपको जो +1 की आपकी प्रेपरेशन है, जो भी एंट्री है, एक धमाकेदार एंट्री आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है आपका। यहाँ पे फर्स्ट पूछा है आपसे मेक ए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये आपका बेंजीन है, ये देखो अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो क्या है ये C6H6। तो ये क्या हो गया आपका बेंजीन का डायग्राम हो गया। तो ऐसे आपको यहाँ पे शो कर कर आना था। इसी को अगर आप ऐसे उल्टा भी यूं दिखाना चाहे ना,
अलग पोजीशन पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दिखाना चाहें तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है, चाहे ये करो, बोथ आर राइट। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइसेलिस। सेकंड पार्ट पे माइसेलिस है आपका। तो माइसेलिस आपके क्या है, एग्रीगेट है, जहां आप देखते हैं कि हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफिलिक हेड है, एक आपका क्या है, मतलब वाटर रिपेलिंग है, वाटर हीटिंग एंड है, दूसरा वाटर अट्रैक्टिंग या वाटर लविंग एंड है। और वो किस तरीके से डिटर्जेंट में बन के सारा जो भी डर्ट है, डस्ट है, उसको कैसे बाहर खींचकर निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब और में पूछा गया है, ठीक है ना, और में आपसे पूछा गया है, तो देखो ये भी आई थिंक बेटा आंसर आपको सारे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे जरूर बताएं, और थोड़ा सा आइडिया आप मुझे बताएं कि आपको कितने मार्क्स यहाँ से मिल गए हैं। तो और में हमारा क्वेश्चन गया है फर्स्ट पार्ट। देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड मैंने आपको बताया, बल्कि इससे प्रीवियस जो वीडियो गई उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी बताए थे फंक्शनल ग्रुप पे। तो सिंपल सी बात है, ये क्या बन गया आपका, ये तो प्रोपेनॉन बन गया, प्रोपेनॉन। ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सी ओ बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड में बना है आपका इथेनॉल, इथेनॉल बन गया, कितना इजी है ये भी। और थर्ड पार्ट में क्योंकि यहाँ पे OH एक एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है ना, ये कीटोनिक ग्रुप था आपका, कीटोन है। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड, मतलब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आंसर बना प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि इसमें COH बॉन्ड है, जिसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एक्सप्लेन एडिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। एडिशन रिएक्शन पूछे हैं आपको एक एग्जांपल के साथ। एडिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई एडिशन रिएक्शन है यहाँ पर, एडिशन रिएक्शन होने की वजह से बी का फर्स्ट पार्ट जा रहा है आपका, एडिशन रिएक्शन करनी है भाई, कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आप कुछ इस तरीके से आपने बनाया, ये लगाया H2, निकल कैटेलिस्ट है आपका ये, ठीक है ना। इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो आप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, हाइड्रोजन एंड हो रहा है। ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवाई हुई है प्रीवियस वीडियो में, देखा करो और कमेंट सेक्शन में बोलते रहा करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो एक तो ये हुआ, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ऑयल फैट के लिए है ये सारी रिएक्शन। तो अब आपका ये रिएक्शन हो गया सिंपल, ठीक है। देखो दो हाइड्रोजन लिए थे, दो हाइड्रोजन एक एक यहाँ लगा दिया, बाकी ये, तो ये तो क्या था, ये एक टाइप का इथीन कहो या चलो एल्कीन कह दो, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें और आपने इसको एल्केन में कन्वर्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड के साथ। अगेन दोबारा मेक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, फिर से वही बात आ गई। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो मैं आपको शो कर भी चुकी हूँ अभी, बेंजीन स्ट्रक्चर। तो बेंजीन में फिर से आपको ये यहाँ पे दिखाना था, C6H6 आपका गया। यहाँ तक केमिस्ट्री सेक्शन फिनिश होता है। नाउ मूव ऑन टू सेक्शन C, दैट इज द बायोलॉजी, लाइफ साइंस आपके, ठीक है। आज आप मुझे लगता है काफी हद तक रिलैक्स फील कर रहे हैं, है ना। एक तो साइंस जैसा पेपर निकल गया, उसके बाद भगवान ने सुन ली तो बारिश भी कर दी है। सेक्शन C आपका बायोलॉजी पार्ट है, जिसे आप लाइफ साइंस भी कहते हैं, लाइफ साइंस, ठीक है, इजी है ये तो। क्वेश्चन नंबर 18 पर जाएंगे, विच हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ इन प्लांट। ग्रोथ कौन इनहिबिटर कौन सा बता रखा है, एब्साइसिक एसिड या इथाइलिन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन आपके सामने ए बी है, एब्साइसिक एसिड, ठीक है। थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, करेक्ट आंसर पे चले जाना। क्वेश्चन नंबर 19 में विच इज द रेसेसिव ट्रेट इन पी प्लांट, दैट विल बी व्हाइट कलर। डी ऑप्शन अगेन व्हाइट कलर रेसेसिव है, बाकी जो है वो आपके डोमिनेंट ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, इन लेशमानिया रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिजन। ए ऑप्शन रहेगा बाइनरी फिजन, ठीक है ना, बाइनरी फिजन रहेगा, क्योंकि अमीबा और लेशमानिया जो है बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 21 ग्रिगर मेंडल बिलोंग टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री से, दैट इज हाइजेनड्रॉफ
सिलेसिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, बड़ा भयंकर सा नाम तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन बेटा आंसर तो यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका रोल ऑफ ब्रेन पूछा है। देखो एज सच ब्रेन का कोई रोल नहीं है रिफ्लेक्शन में, क्योंकि मेन रोल किसका है, स्पाइनल कोड का है। लेकिन स्टिल स्पाइनल कोड जो है एक मैसेज सेंड करता है ब्रेन के पास। ठीक है, तो ये सब आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि किस तरीके से मैसेज सेंड हुआ है, सेंसरी मोटर रिले न्यूरॉन है, तो ये किस तरीके से अपनी वर्किंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट देयर फंक्शन। तो पीएनएस में आप बताएंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, पीएनएस में आप ये बता दें, एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और एक है आपका ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर आप सारा यहाँ पे नर्व्स के बारे में भी बताएंगे कि स्पाइनल नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स है। ठीक है, इसमें 31 पेयर है, यहाँ पे 12 पेयर्स हैं। स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड से, क्रेनियल नर्व ब्रेन से। फिर आप और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो आप बताएंगे कि सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। तो ये सारा आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ओजोन। ओजोन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे। इजी क्वेश्चन। देखो ओजोन वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, सर्कल करके भी बताया था, ओजोन होल क्या है, ओजोन। ठीक है, तो ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फियर में, जो ओजोनोस्फियर है 16 टू 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वहां तक सारी हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन शील्ड है। तो एडवांटेजेस क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 के एडवांटेजेस में जैसे आप बता रहे हैं, इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना, यह एब्जॉर्ब करेगा हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। उसके बाद इट विल नॉट अलाउ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू स्ट्राइक ऑन द अर्थ, प्रिवेंट स्किन कैंसर। तो ये स्किन कैंसर जैसी जो डिजीज है उनको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, ये तो एडवांटेजेस आ गया। डिसएडवांटेजेस में आप बताएंगे, मतलब इनहेलिंग ओजोन, ओजोन क्या है आपका, O3 है, ओजोन क्या है, O3 है। ठीक है ना, तो इनहेलिंग ओजोन कैन कॉज ब्रोंकियल या ब्रोंकाइटिस, दैट इज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कंजेशन रहेगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम ये करेगा, इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कंजेशन है, इन्फेक्शन है, ऐसे जो है इनकी प्रॉब्लम रह सकती है। नेक्स्ट है, हाउ डू वी नो हाउ द ओल्ड फॉसिल्स आर। तो आपको ये बताना है कि फॉसिल्स कितना ओल्ड है, मतलब कितना पुराना है फॉसिल, वो किस टेक्निक से आप बताएंगे। बड़ी पुरानी सी टेक्निक है, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक। ठीक है, जिसमें हाफ लाइफ कार्बन की आप देखते हैं, यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड कार्बन का जो है वो नजर आता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बल्कि आपका ये। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा था कि पेपर थोड़ा और डिफिकल्ट आना चाहिए था। वो ये नहीं कि तुम्हारा भला नहीं चाहती, आपका भला चाहती हूँ। क्यों, क्योंकि लेवल होना चाहिए बेटा, आगे बहुत कंपटीशन है हमारे सामने, है ना। तो आप क्या देखेंगे कि लेवल थोड़ा अच्छा होता है तो आप स्टडी आपकी डीप रहती है, थ्योरेटिकल थ्योरीज जो है, कंसेप्चुअल फैक्ट्स हैं, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी रहती है, उसके लिए बोला जा रहा है। 26 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होगा जब एग ही फर्टिलाइज ना हो, एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो सिंपल सा आंसर है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। ठीक है ना, तो क्या, जब 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 एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, इट विल बी डिस्टॉर्टेड। ठीक है, इट विल come out in the form of the bleeding through the vagina in the form of the blood, mucus and the water, and the menstrual cycle start, simple। और अगर एग फर्टिलाइज हो जाता, हो सकता है किसी दूसरे सेट में ये दे दिया हो, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज फर्टिलाइज, सिंपल, प्रेगनेंसी विल अकर। क्वेश्चन नंबर 27, डायग्राम में आपको बोला था मैंने, नेफ्रॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है और आ भी गया। और ये क्वेश्चन मैंने आपको टेक्निक भी बताई थी कि 2 पेंसिल आप लो, ठीक है, उससे आपको जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाना था, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनल। ठीक है, ये सारा जो है आपको बेटा यहाँ पे दिखाना था।
और कैसे ये मतलब कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा ये जाएगा, इसे आप बोमेंस कैप्सूल कह देंगे। बोमेंस कैप्सूल है ये ग्लोमेरुलस रहेगा। ठीक है, ये पीसीटी आ जाएगा, लूप ऑफ हैनले, साइंटिस्ट का नाम है हैनले। ये डीसीटी जाएगा और ये कलेक्टिंग। ये मतलब तुम लोग सुंदर सा बना के आए होगे, मैंने तो आपको हिंट दे दी है। अभी सोचो कि मैम की ड्राइंग खराब है, खराब नहीं है, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ना थोड़ा, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, हाउ इज यूरिन फॉर्म्ड इन ह्यूमन बीइंग। तो यूरिन कैसे बनेगा। यूरिन जो है ऑब्वियसली किडनी में जो भी आपका ब्लड प्योरीफाई होने के बाद वेस्ट रह गया है वो कलेक्टिंग डक्ट में आता हुआ यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा। ये आप देखो, मैंने एक शॉर्ट में वीडियो भी डिस्कस की थी एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, तो कहीं ना कहीं हिंट आपको मिल गई होगी कि, और देखो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके बन गए। तो यूरिन कैसे बनेगा वहां पे आप बताएंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, और रीएब्जॉर्प्शन होगा सारा। तो ये सारा प्रोसेस आपको वहां पे बताना था। नेक्स्ट है डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बोला था रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो देखो आए हुए बेटा, जो आपको बोला ना, मेरे को मतलब मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि पूरे दिन में एक बार सरस्वती हमारी जुबान पर आती है, तो आ जाती है वो, और बेनिफिट आप सभी को हो जाता है। ठीक है, तो वो आ गई, और देखो क्वेश्चन जितने भी बताए वो सब आए हुए हैं, है ना। तो सरस्वती माँ को भी धन्यवाद, और बायोलॉजी प्लेटफॉर्म का सब्सक्राइबर एक करवा देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कितना इजी है, यहाँ पे आप सारा बताएंगे। इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे होगा। ठीक है, ऑलराइट, इंस्पिरेशन बताएं, और यहाँ पे एस्पिरेशन बताएं। इंस्पिरेशन आपका इनहेलेशन ही है एक्चुअल में, और ये आपका एक्सहेलेशन कहलाएगा। और सारा मैकेनिज्म बताएं कि किस तरीके से जो रिब्स रिब्स दे अपवर्ड, डायफ्राम इट गोज डाउन, ये रिब्स है, ये डायफ्राम है, और ऑक्सीजन कैसे एंटर करेगा। और यहाँ पे आपको उल्टा करना है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिखानी है, रिब्स जो है डाउनवर्ड, डायफ्राम अपवर्ड, क्रिएटिंग ए प्रेशर टू रिलीज द CO2 टू द आउटसाइड। ये क्वेश्चन में आपको बताना था। लास्ट क्वेश्चन है बी का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज लिम्फ, हाउ डज इट फॉर्म, व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ एक मिडल मैन का काम करता है, दैट एक्ट्स एज अ मिडल मैन। एक मिडल मैन का ये काम करेगा, और मिडल मैन का काम करता है, इसमें आपका कलरलेस लिक्विड है, प्रोटीन कम है, ये टिश्यू के बीच में एक लिक्विड रहता है जो क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्रैप कर लेता है, एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, लिम्फोसाइट सेल्स हैं, लिम्फेथेटिक सिस्टम है जो लिम्फ को बनाते हैं। तो पेपर आपका पूरा सॉल्व मैंने कर दिया है। ठीक है, होप वीडियो आपको हेल्प कर रही है, पसंद भी आ रही होगी। तो अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि यस मैम, वी आर डेफिनेटली गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दीज यूजफुल वीडियोस। तो ऐसी और यूजफुल वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हम +1 में आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।